Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 23rd of the October 2023, we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज है 23 अक्टूबर 2023 और हम डिस्कस कर रहे हैं कि एडिटोरियल द हिंदू में जो पब्लिश हुए हैं इसमें जो मेन आर्टिकल है द कोर्ट्स नो फंडामेंटल राइट टू मैरी इज रॉन्ग। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो सेम सेक्स मैरिज का मामला था जिसमें एलजीबीटी कम्युनिटी को एक फंडामेंटल राइट देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस आर्टिकल हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और हम वीडियो बनाएंगे जिसमें ये डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में फैसला क्या दिया है। तो इसमें हम मेनली डिस्कस जो कर रहे हैं तो ये एक्चुअल में बहुत लंबा मामला चलता आ रहा है और इसके राइटर जो हैं आनंद ग्रोवर हैं और ये एक्चुअल में एक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और इससे पहले एलजीबीटीक्यू के जितने केसेज रहे हैं जैसे कि नाज फाउंडेशन, सुरेश कुमार कौशल, पुट्टा स्वामी, नालसा, नवतेज, जौहर, सुप्रियो चक्रवर्ती, ये जितने एलजीबीटी कम्युनिटी या ग्रुप के जो इंडिविजुअल के केसेज रहे हैं यही उससे केस को देखते रहे हैं। इनका मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना व्यू रखा है कि वो डिसीजन गलत है। जैसा कि इसमें देखा गया कि इसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट टू मैरिज जो है ये प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं और ये सेम सेक्स मैरिज यानी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि सेम सेक्स मैरिज को हम एक लीगल राइट नहीं दे सकते हैं। अगर देखा जाए कोर्ट ने कुछ और भी चीज़ें दिया है जो क्रेडिट वाली बात है कि कोर्ट ने ये डायरेक्शन भी दिया है अनएनिमसली। जो 5 जजों की बेंच थी 5 जजों में से 3 जजों ने कहा था कि सेम सेक्स मैरिज को हम परमिशन नहीं दे सकते जबकि 2 का व्यू था, लेकिन 5 जजों ने अनएनिमसली जो है स्वेच्छापूर्वक सभी लोगों ने ये फैसला दिया है कि इनके हरासमेंट इन कपल का हरासमेंट नहीं होना चाहिए और इसको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें भी डायरेक्शन दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें जो है कुछ और डायरेक्शन दिए गए, कुछ कमेटी बनाए जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके अंडर में कमेटी बनाने के बाद की गई है। अगर देखा जाए सुप्रियो चक्रवर्ती का जो केस आया था उसमें देखा जाए 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 377 है इंडियन पीनल कोड का उस चूँकि सेम सेक्स मैरिज को एक सेम सेक्स को जो है एक क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत 10 साल की सज़ा का प्रोविज़न करता है उसे जो है स्ट्रिक डाउन कर दिया था और कहा था कि ये अप्लाई नहीं होगा। तो नाज फाउंडेशन जो केस था उसमें था, लेकिन जो सुरेश कुमार कौशल का केस था उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसे 2013 में किनारे कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में 2018 में उसे अपहेल्ड कर दिया, यानी सेम सेक्स कपल को उन्होंने परमिशन दे दिया और 377 के तहत वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं रहा। आईपीसी का जो सेक्शन 377 है वो कहता क्या है, ए लॉ मेड बाय द ब्रिटिश दैट क्रिमिनलाइज सेक्स बिटवीन द नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल वाज पनिशेबल विथ 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट। तो अगर कोई भी सेम सेक्स जो हेट्रोसेक्सुअल नहीं है तो उससे जो है 10 साल की सज़ा का प्रोविज़न था, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने अब हटा दिया है। अब देखा जाए जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी हैं उसकी वजह से जब वो हटा नहीं था तो बहुत सारी समस्याएं झेल रहे थे, जैसे कि उनको ब्लैकमेल किया जाता, टॉर्चर, वायलेंस या हरासमेंट किए जाते थे। ये पुलिस के द्वारा किए जाते थे या उनके फैमिली मेम्बर के द्वारा भी किए जाते थे। अगर देखा जाए तो राइटर ने लिखा है, चूँकि एडवोकेट हैं, वो लिखते हैं कि करीब 1997 से 1997 से इस तरीके की केसें उनके पास आने शुरू हुए और फाइनली 2001 में उन्होंने सेक्शन 377 को चैलेंज कर दिया। आगे देखा जाए तो जो नाज फाउंडेशन का केस था या नवतेज जौहर का केस था, दोनों ही केसों में एक्चुअल में जो सेक्शन 377 है आईपीसी की उसे स्ट्रिक डाउन नहीं किया गया था। एक्चुअल में सिर्फ ये कहा गया था कि जो एडल्ट हैं नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल जो हैं अगर वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं कंसेंट की वजह से तो एक प्राइवेट वुड नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड। अगर उनके प्राइवेट कंसेंट से बनाते हैं तो उनको जो है एक क्रिमिनल एक्टिविटी कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाद में उसे जो है हटाया गया। अगर देखा जाए तो जो नालसा का केस था उसमें जो है ये एक कहा गया कि जो हर व्यक्ति को अपने जेंडर को आइडेंटिफाई करने की परमिशन है, उसको अधिकार है। और जो कोई व्यक्ति जन्म लेते वक्त वो मेल है या फीमेल है उसको कोई भी या ट्रांसजेंडर है कोई भी आइडेंटिटी दी गई हो लेकिन वो अपना जो है आइडेंटिटी स्वयं बना सकता है। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पास कर दिया जिससे कि कुछ प्रोसीजर में चेंजिंग की गई और जेंडर का जो आइडेंटिफिकेशन था वो व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यानी उस मेन मतलब था पार्लियामेंट का उनको जो है एक लीगल राइट दिया जाए और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। आगे देखा जाए
ये स्टिग्मेटाइजेशन जो आक्षेप वाली बात है, तो डिफरेंट टाइम ने कोर्ट ने डिफरेंट जो डाइवर्स डिसीजन दिए हैं उसमें ये देखा गया है कि भारत में एक पर्सन को जो उसकी ऑटोनॉमी है, डिग्निटी है, प्राइवेसी है, राइट टू चूज देयर ओन पार्टनर को चूज करने की या रहने की जो या शादी करने की बात है, वो एक डाइवर्स फैसले आते रहे हैं। लेकिन देखा जाए जो नवतेज जौहर का केस है उसके बाद से जो है इंटीमेट रिलेशन को जो है एक्चुअल में एक सेक्सुअल या जेंडर ओरिएंटेशन के आधार पर डिसाइड किया गया। और इसमें इट इज़ लॉजिकल टू एज्यूम दैट इन द सिचुएशन व्हेन ए कपल आर हैविंग ए फिजिकल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर ये बात सामने आती है, नवतेज जौहर केस के बाद अगर कोई व्यक्ति फिजिकल रिलेशन में है तो उन्हें जो है एक डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें जो है शादी की परमिशन दी जानी चाहिए। उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तो मेनली ये देखा गया है कि जो भी एक कपल हैं उनको जो है सक्सेशन में फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो जो इनहेरिटेंस है, एडाप्शन, चाइल्ड एडाप्शन में हो सकता है। और दूसरा जो हॉस्पिटलाइजेशन, किसी भी को हॉस्पिटल ले जाना है तो उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व तो कोई कैसे संभालेगा। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ बेनिफिट की बात की गई। आगे देखा जाए तो सोसाइटी की नज़र में कोई भी ये जो है रिलेशनशिप है उसको एक संगठन चाहिए। एक्चुअल में जो मैरिज है ये एक संगठन प्रोवाइड करता है, किसी भी पर्सन को एक लेजिटिमेट राइट प्रोवाइड करता है। अब किसी भी LGBTQI जो कम्युनिटी है, अगर इसको एक राइट नहीं मिलेगा, लेजिटिमेट राइट नहीं मिलेगा, तो इनका जो एक्चुअल में स्टिग्मेटाइज होकर इनका जो है आक्षेप या बहिष्कार किया जाएगा। अगर देखा जाए तो इसके बाद क्या हुआ, तो LGBTQ कम्युनिटी जो है इन्होंने जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया कि इनको राइट टू मैरी मिलना चाहिए। और उसके बाद देखा गया कि दिल्ली में और केरला हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा पिटीशन आए। फिर फाइनली उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और एक सुप्रीम कोर्ट में फिर फ्रेश पिटीशन भी दायर किए गए। अब अगर देखा जाए इसके बैकग्राउंड की बात की जाए, सुप्रियो चक्रवर्ती केस में मांगा गया था, कहा गया था कि राइट टू रिकॉग्निशन टू मैरी बाय द स्टेट ऑफ नॉन हेटेरोसेक्सुअल कपल। तो सुप्रियो चक्रवर्ती केस में ही इसको डिमांड किया गया है, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है और मना कर दिया है। द ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, अगर हम बात करें यहाँ पर तो इंटरनेशनल कुछ कन्वेंशन की भी बात करेंगे कि क्या जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशन की, उससे क्या हमारे कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गए हैं या कुछ लीगल सिस्टम लिए गए हैं और उन्हें हम किस तरीके से फॉलो करते हैं। तो द फंडामेंटल कोर्ट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सुप्रियो चक्रवर्ती इज दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी इन इंडिया। तो भारत में राइट टू मैरी जो है ऐसा है, प्रिंसिपल है ही नहीं। और इस डिसीजन पर कोर्ट ने पहुंचते हुए ये ऐसा राइटर कह रहे हैं, कोर्ट ने इग्नोर किया है कि भारत जो है ओरिजिनल सिग्नेटरी है किसका, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है उसका भारत जो है देश एक सिग्नेटरी है, और सिग्नेटरी होने का मतलब उसके प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे। उसका जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है ह्यूमन राइट का, भारत का भी जो ह्यूमन राइट का डॉक्यूमेंट है उसको भी भारत एक्सेप्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, उससे जो फंडामेंटल राइट की हम बात करते हैं वो इन्फ्लुएंस है। लेकिन इसके बावजूद जो है सिग्नेटरी होने के बावजूद पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया मस्ट बी अकॉर्ड विद द UDHR। तो हमें जो है पार्लियामेंट को या स्टेट असेंबली को भी इसके अनुरूप कार्य करने चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऐसा आर्टिकल का मानना है। अगर देखा जाए जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 का जो केस है उसका जो प्रोविज़न है उसमें कहा गया आर्टिकल 16वें अनुच्छेद में क्या कहा गया है, मेन एंड वीमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनलिटी और रिलीजन हैव द राइट टू मैरी एंड टू फाउंड ए फैमिली। तो उसमें जो है उन्होंने मैरी का राइट टू मैरी के प्रोविज़न की बात आर्टिकल 16 में ही की गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो UDHR में कहा गया है राइट टू मैरिज इन ह्यूमन राइट, ये ह्यूमन राइट की बात करता है, लेकिन हम फिर भी एक फंडामेंटल राइट की बात नहीं किया गया। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखा है कि वहाँ पर एक ह्यूमन राइट की बात करते हैं, नेचुरल जस्टिस की बात करें, लेकिन फंडामेंटल राइट को उन्होंने अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द राइट टू मैरी एक्सप्लिसिटली। तो यहाँ पर ये साफ साफ है कि हमारे जो आर्टिकल 21 है, एक बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, राइट टू मैरी विथ देयर ओन चॉइस, अपने चॉइस से शादी करने के प्रोविज़न को कहा था, वो आर्टिकल 21 का मैटर है। लेकिन एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में
एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। ये इम्प्लिसिट मामला हो सकता है, अस्पष्ट हो सकता है, लेकिन एक्सप्लिसिट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों को इग्नोर कर दिया, जैसा कि राइटर का मानना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि डिफरेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर है उनका जो इंटरप्रिटेशन करे, क्योंकि फाइनल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरीके को नहीं अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हैज रीड द राइट टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी इनटू आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि राइट टू डिग्निटी, ये जो है मेनका गांधी केस में भी आया था, उसके बाद कई केसों में भी उन्होंने कहा कि राइट टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। और इसका देखा जाए तो ये क्लासिकल नेगेटिव कोवेनेंट है। अगर इसमें देखा जाए पॉजिटिव क्या होगा, तो पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू एनवायरनमेंट, ये चीज़ होना चाहिए। तो हम जानते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू एनवायरनमेंट तो है, लेकिन राइट टू एजुकेशन वगैरह जो है बच्चों के लिए तो जोड़ दिया गया, लेकिन एडल्ट या अन्य बच्चों के लिए, किशोरों के लिए ये नहीं है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड द प्रोविजन ऑफ द UDHR टू एलेबरेट राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिफरेंट केसेज में देखा गया, जैसे हैंड कपिंग जो हथकड़ी लगाने वाली बात है या टार्चर वाली बात की जाती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के डिफरेंट प्रोविज़न का प्रयोग किया है अपने फैसले सुनाने में। लेकिन इस प्रोविज़न में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि चूँकि ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल सिस्टम का पार्ट नहीं है। आगे देखा जाए प्रेम शंकर शुक्ला, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो आर्टिकल 5 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की, क्या कहा, आफ्टर ऑल इवन व्हाइल डिस्कसिंग द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, Court and Council must never forget the core principle found in Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, जो प्रेम शंकर शुक्ला का केस था, कि हमें जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, इसके किसी भी प्रोविज़न को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए, उसके कोर प्रिंसिपल को हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है फैसले को डिफरेंट तरीके से दिया है। और यहाँ पर मेन मामला देखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी को यहाँ पर जो है रखा जा रहा है। देयर इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21 दैट द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टॉर्चर आर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट विच इज इनिशिएटेड इन द आर्टिकल 5 ऑफ द ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो जो हम आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को, वो चीज़ें आर्टिकल 21 में भारत सरकार ने या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोट किया है कि प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, टार्चर, क्रूअल या इनह्यूमन जो है बिहेवियर नहीं होने चाहिए। और मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो उसका आर्टिकल 10 है UDHR का, उसको भी उन्होंने कहा नेचुरल जस्टिस को हमें एडमिनिस्टर करनी चाहिए। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू डिग्निटी या अन्य बहुत बड़ा मामला था, वो बहुत बड़ा फैसला था। It was eminently reasonable to develop the concept of the right to marry into Article 19 and 21। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें आर्टिकल 19 और 21 में राइट टू मैरी इंक्लूड करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या दिए गए हैं कि जो इंटीमेट रिलेशन है उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो चक्रवर्ती केस में स्वयं ही उससे जो है रिकग्निशन मिला था। अब सरप्राइजिंगली एक राइटर को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, वकील वहाँ पर हैं, कि कोर्ट ने कहा कि हम फॉरेन जूरिस्प्रूडेंस को यूज नहीं कर सकते लीगल इशू में, जबकि जैसे कि मैरिज से संबंधित, लेकिन उन्होंने सुप्रियो चक्रवर्ती केस में उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड किया था, और जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया कुछ जूरिस्प्रूडेंस था। ऑन ट्रांसजेंडर पर्सन, अब ट्रांसजेंडर पर्सन की बात की जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राइटर का मानना है कि कुछ ऐसी चीज़ें अप्रिशिएट किए जाने चाहिए, जैसे लॉजिक ऑफ जजमेंट, मैरिंग इज ओनली लीगल बिटवीन द मैन एंड वुमेन, जैसा कि इस प्रेजेंट टाइम में है, बायोलॉजिकल मैन एंड वीमेन के बीच है। तो उनका मानना है कि केवल बायोलॉजिकल बेस पर रखा गया, लेकिन जेंडर आइडेंटिटी का परमिशन, स्वयं आइडेंटिटी को गवर्न करने का, निर्धारित करने का पावर जब पर्सन में दिया गया है तो ये मिलना चाहिए, राइटर की विल पावर है। आफ्टर ऑल नॉट रिकग्नाइजिंग मैरिज फॉर सेम सेक्स कपल इज नॉट ओनली डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट देम, ये न ही उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी है बल्कि साथ साथ, तो इससे का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर तो है ही, साथ ही परपिचुएटेड हो जाएगा, यानी हमेशा बहुत लंबे टाइम के लिए, क्योंकि नॉट फिट फॉर मैरिज के एक कॉन्सेप्ट चलेगा और यहाँ पर एक नोशन, एक धारणा बना ली जाएगी समाज द्वारा। तो
तो हाईएस्ट कोर्ट का ये मामला था, लेकिन हाँ उन्होंने अब उसका मामला है, ये आर्टिकल में लिखे गए आर्टिकल के राइटर का कहना है इससे क्या होगा, जो LGBTQ कम्युनिटी है उसको एक सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा ऑटोमेटिक समाज उसको दे देगा, जैसा कि आज तक दिया गया था। तो ये था आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द हिमालय। तो हिमालय के जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, इस पर हमने एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था एक दिन। तो आज फिर से एक आर्टिकल है कि जो इन्वायरमेंटल डिवास्टेशन हो रहा है उसी के रेफरेंस में टिकेंद्र सिंह पनवार ने ये आर्टिकल लिखा है, और एक्चुअली शिमला के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर अभी देखा हमने कि सिक्किम में बाढ़ आया है, फ्लैश फ्लड, और वहाँ पर बहुत सारे आर्मी पर्सनल मारे गए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी बहुत सारे डिजास्टर मैन जो है चीज़ें आई हैं। तब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो हिमालयन स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, यहाँ पर देखा गया है कि जो वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी है वही जो है एनालिसिस करने की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक पटिशन फाइल की गई जिसमें इसमें कहा किया गया है कि जो वहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी का असेसमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को कहा है कि कुछ पॉइंट सजेस्ट करे कि कैरिंग कैपेसिटी जो इंडियन हिमालयन रीजन है उनको किस तरीके से निर्धारित किया जा सके। अगर देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट ने एफिडेविट जो है जमा किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट के डायरेक्टर को जो है असेसमेंट करने की पावर दी। वो असेसमेंट करेंगे कैरिंग कैपेसिटी की, और उस कैरिंग कैपेसिटी जो है कुल जो 13 हिमालयन स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी है उससे, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट हैं उनको जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। एफिडेविट में भी ऐड किया गया है कि कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके लिए कुछ नामिनी को जो है जोड़ा गया है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट भोपाल ये नामिनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून एंड स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये लोग उसमें नामिनी है। ये सारे इंस्टीट्यूट उसमें नामिनी है। तो वहाँ पर ये लोग अपनी सजेशन को देंगे, डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड हैं, तो अपने अपने पर्सपेक्टिव को वो रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एफिडेविट में आगे भी देखा गया है कि जो कहा गया है कि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अथॉरिटी हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो डिफरेंट मेंबर सेक्रेटरी हैं, जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इन लोगों को भी कहा जो सेक्रेटरी है नॉमिनी पर्सन के रूप में इंक्लूड किया गया है, जिससे कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसका एनालिसिस किया जा सके। क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी एक बार डिसाइड हो जाएगी तो उस पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स न होने पाए, इसको भी ध्यान देने और वो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन दे। तो गवर्नमेंट ने जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि जो हिमालयन स्टेट हैं, यूटी हैं, उनको भी जो है कहा जाए कि कमेटी बनाए चीफ सेक्रेटरी के अंडर में, और जो रिस्पेक्टिव स्टेट है उनके चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बनाए, और जो उनको एप्रोप्रिएट लगे उनमें से कुछ मेंबर को ऐड कर दे, जिससे वो अपने अनुसार सही समझे। व्हाट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रीजन, अब हमें ये देखना है इस आर्टिकल के माध्यम से कि एक्चुअल में कैरिंग कैपेसिटी जो एक रीजन है, हिमालयन रीजन की हम बात करें तो उस हिमालयन रीजन की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। जैसे हम जानते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, इसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी है कि वियर कर पा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो वहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य गतिविधियाँ हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि फील्ड या मैदानी क्षेत्रों की तरह वो उसे सहन कर सके। तो हमें अब यहाँ पर ये देखना है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रीजन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट कैन सस्टेनेबली जो है उस, अब देखा जाए तो कोई भी रीजन है, एक मैक्सिमम पॉपुलेशन कितना वो सह सकता है, उसके जो है एफोर्ड कर सकता है इन्वायरमेंट जो है सस्टेनेबल तरीके से। जैसा कि हमने कहा कि न्यू दिल्ली है, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इनकी जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बड़े बड़े शहर हैं उनकी जो है जनसंख्या ज़्यादा है, डेली बढ़ रही है, लेकिन वो फिर भी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जा रहे हैं, चाहे टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, चाहे ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हैं, उन सबको। लेकिन जो हिमालयन स्टेट है उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ओवर हर तरीके से देखा जाए उनका हेल्थ स्टेटस है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसे जो है बैलेंस करें, और जो डिफरेंट ह्यूमन
एक्टिविटी है वहाँ पर जो इकोसिस्टम है उसे प्रिजर्व करें और ह्यूमन एक्टिविटी को बैलेंस करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो हमें नेचुरल इकोसिस्टम को मेंटेन करना होगा। आगे देखा जाए तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम 2010 में कहा गया द इंडियन हिमालय क्लाइमेट एडाप्शन प्रोग्राम सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, यानी ये कुछ ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई, कैरिंग कैपेसिटी की बात की गई थी। तो ये देखा गया 2020 में भी सब चीज़ें आई थी। आगे देखा जाए व्हाट द कोर्ट मस्ट इंश्योर। अब कोर्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है इस राइटर की, कोर्ट को क्या करना है, चूँकि मामला कोर्ट में है तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर देखा जाए तो फेलियर इन द पास्ट है विन ऑन अकाउंट ऑफ द टू मेजर। तो जो कुछ फेलियर की बात की गई है, राइटर का कहना है कि इसमें 2 पॉइंट अगर हम देखें तो रिकमेंडेशन बाय द मिनिस्ट्री इन फार्मिंग सच ग्रुप आर फ्लड। तो पहली बात है जो मिनिस्ट्री ने इस तरीके के कुछ रिकमेंडेशन बनाए वो भी जो है फ्लड थे, उन्होंने गलत सलत रिकमेंडेशन दे दिया जो कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर सुटेबल नहीं थे। और देखा गया द सेम सेट ऑफ द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैवोक एंड डिवास्टेशन इन द माउंटेन आर नाउ बीइंग मेड रिस्पॉन्सिबल इन फाइंडिंग सोल्यूशन। अब सिंपली बात है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर रक्षक ही भक्षक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जो डिफरेंट पीपल हैं जिन्होंने एक्चुअल में वहाँ पर है वो क्या त्रासदी लाने में जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं को सोल्यूशन ढूंढने का जिम्मेदारी दी गई, जिससे कि पूरा डाटा मैनिपुलेटेड हो गया और फाइनली वहाँ पर कोई ऐसा सोल्यूशन निकल कर के सामने नहीं आया। अब हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है ध्यान रखें और एक प्रोसेस बनाएं जो कि पीपल सेंट्रिक हो। जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी को एनालिसिस करने की बात है वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, हमें जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो फोकस कर रही है उसने जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट फोकस करी, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि जो वहाँ पर पीपल सेंट्रिक हैं, लोकल गवर्नमेंट हैं, जो विलेज पंचायत हैं या नगर पंचायत हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं, ये अर्बन रूरल दोनों ही क्षेत्रों के जो लोकल गवर्नमेंट है उसे भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है, तब जा कर के हम वहाँ पर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एनालिसिस कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उन्हें जो है लोकल जो गवर्नेंस मॉडल है उन्हें भी हमें इक्वल पार्टनर बनना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में। अब आगे देखा जाए कुछ जो सजेशन दिए गए हैं जिसमें कहा गया पूरे इंडियन हिमालयन रीजन के बारे में जो सजेशन है पूरे इंडियन हिमालयन रीजन के बारे में जो है रिलेवेंट होना चाहिए और डिजायर्ड भी है। लेकिन अगर हम देखा जाए केवल हम मेजर कर रहे हैं एक टाउन और सिटीज़ की तो वो पॉइंटलेस है। जैसे कि हम एक देहरादून, चमोली या किसी शिमला किसी एक शहर के केवल हम बात करें वहाँ के जो है कैरिंग कैपेसिटी अगर जो है एनालिसिस कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। हमें पूरे इंडियन हिमालयन रीजन की कैरिंग कैपेसिटी का एनालिसिस करना चाहिए और अदरवाइज ये संभव नहीं है। अदरवाइज टाउन टू टाउन हम डिस्कशन करेंगे, फिर यहाँ है वो आएगा, फिर अगले जगह आएगा और वो त्रासदी चलती रहेगी। अगर देखा जाए तो जैसे कुछ एग्जाम्पल देखा जाए तो रोड नेटवर्क बनाए जा रहे हैं हिमालयन स्टेट में, तो स्पॉन्टेनियसली वहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली में जहाँ रोड बनते हैं वहाँ सेटलमेंट हो जाता है, लोग जो हैं बस जाते हैं, इसके वजह से कुछ और चीज़ें समस्याएं आ रही हैं जो सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें यहाँ पे ये भी सस्टेनेबल पॉपुलेशन को भी हिमालयन स्टेट में रखने या बसने की जो है व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी हमारे प्लेन एरिया की तरह उनके नहीं है और डिफरेंट जो हिमालयन स्टेट है वहाँ पर भी हमें एसेस करने की आवश्यकता है। तो हमें एक वाइडर और लॉन्गर टर्म में ये सोचने की आवश्यकता है कि हम ओवरऑल सस्टेनेबल कैरिंग कैपेसिटी जो इन्वायरमेंट का पूरे राज्य के लिए कैसे बना सकते हैं। स्पेशली जैसा देखा जाए तो बायोलॉजिकल स्पेसीज के हिसाब से, वहाँ की फूडिंग के हिसाब से, हैबिटेट वहाँ की निवास के आधार पर, पानी की मात्रा क्या है, इकोलॉजी और एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए अगर वो काम करेंगे तब जा कर के ये हमें एक फोकस मिलेगा कि सोशल एस्पेक्ट को जो पॉपुलेशन सस्टेनेबिलिटी है किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं कि जो रेजिडेंट पॉपुलेशन है जो इंडियन हिमालयन रीजन में रहते हैं और गाँव में रहते हैं उन्हें भी हमें एक्सपर्ट कमेटी में शामिल करना चाहिए जैसा कि हम पहले के हैं, और इससे जा कर के एक एडेक्वेट सिटीजन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि हमें जो एक सोशल डायमेंशन को ध्यान रखने की ज़रूरत है और एक्चुअल में अगर हम सोशल पंचायत समिति या म्यूनिसिपालिटी को ऐड करते हैं तो उस चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हमें मेनली जो पीपल हैं उन्हें एंगेज करना ही हमारे पास एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन की बात हो सकती है। और जितने हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोलॉजिकल पावर की बात कर रहे हैं, हाईवे प्रोजेक्ट बना रहे हैं इंडियन हिमालयन रीजन में, तो उन्हें भी एक बार असेसमेंट करने की आवश्यकता है।
नेक्स्ट आर्टिकल है द एसेंट बिगिंस। तो हम देख रहे हैं एसेंट बिगिन या राइट, यहाँ पर आर्टिकल जो है इसरो के बारे में लिखा गया है। इसरो हैज स्टार्टेड ए क्रूशियल फेज ऑफ इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो इसरो ने, जैसा कि हमने देखा कि इसरो ने अपना एक स्पेस फ्लाइट मिशन का स्टार्ट कर दिया। उसका फर्स्ट जो है TBD-1 जो उसका फ्लाइट टेस्ट था उसको 21 अक्टूबर को किया, जिसमें कुछ समस्याएं भी आई। शुरू में 3 बार उसको बदला गया, लेकिन फाइनली 8 बजे, 8:30 बजे, 8:45 बजे और फाइनली उसको 10 बजे कंडक्ट कर लिया गया। अब देखा जाए तो ये इसरो का फर्स्ट अनक्रूड डेवलपमेंटल फ्लाइट है, यानी इसमें कोई मनुष्य नहीं है। जो गगनयान नाम से हमने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को भेजना है, उस एक्चुअल में जो टेस्ट था वो अनक्रूड डेवलपमेंटल फ्लाइट था, उसमें कोई पर्सन नहीं था। और इसे जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया टेस्ट के लिए। इसको जो है डिजिग्नेट किया गया है, TBD-1 नाम दिया गया है। अगर देखा जाए तो इसमें जो है क्रू एस्केप सिस्टम लगे हुए हैं और उसको जो है 12 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक वो ले गया, ऊंचाई तक ले गया। अगर देखा जाए जो क्रू एस्केप सिस्टम है वो जो है स्वयं को डिटैच किया 12 किलोमीटर पर। उसके बाद वो मॉड्यूल जो है क्रू मॉड्यूल आगे गया ऊपर 17 किलोमीटर तक ऊंचाई तक चला गया और फिर वहाँ से वो कमांड जो उसको मिले उसके अकॉर्डिंग जो है क्रू एस्केप सिस्टम CES जो है स्वयं को सेपरेट किया उस मॉड्यूल के कमांड के अकॉर्डिंग, और वो जो है फिर से अपने आप को रीओरिएंट कर लिया और फिर उसने ड्रॉप किया गया बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पर उसको जो वहाँ पर पहले वो स्लो स्पीड में ड्रोग जो है पैराशूट है उसके माध्यम से, उसके बाद फिर वो जो मेन पैराशूट से धीरे धीरे वापस आया। फाइनली बे ऑफ बंगाल में वो गिर गया। फाइनली उसको जो है आर्मी जो इंडियन नेवी है उसके पर्सनल उसको निकाल करके लाए। अब ये तो हम देख रहे हैं सिचुएशन। ड्रोग पैराशूट पर हमने एक वीडियो बना रखा है जो कि चैनल पर अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो जो फ्लाइट टेस्ट था, जो CES की एबिलिटी एक्चुअल में चेक किया है कि जो हम रॉकेट जो होगा जिससे जो कोई माल फंक्शन तो नहीं है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे जो क्रू मेंबर होंगे, और यहाँ से हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे जो सेंसर के माध्यम से, वही हमारे फ्यूचर टेस्ट के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेंगे। अगर देखा जाए तो इस टेस्ट की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू डाटा बेस्ड होगी। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने क्या कहा, इसरो हैज मेनी टेस्ट प्लान टू डेवलप कॉन्फिडेंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेफली लॉन्च ह्यूमन टू ऑर्बिट। तो इसरो चेयरमैन का कहना है कि वो इसरो प्लान कर रहे हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए तब तक हम इसका टेस्ट करेंगे। और करीब करीब कुल जो है पैराशूट का TBD-1 का करीब करीब 16 टेस्ट की बात की जा रही है। करीब करीब 16 टेस्ट किए जाएंगे, जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब जा करके इस तरीके के सिस्टम को वो लॉन्च करेंगे। यानी ये किसी तरीके से देखा जाए फास्टिडुअसनेस इन नॉन नेगोशिएबल, तो इसमें एक नॉन नेगोशिएबल वाली बात रहेगी क्योंकि यहाँ पर एक क्रू मेंबर को ले जाना है। लेकिन हाँ, इसमें जो क्रू मेंबर होंगे वह पहले फ्लाइट में नहीं होंगे, 3 फ्लाइट जाएंगी उसमें लास्ट वाले में होंगे। अगर देखा जाए चेक्स एंड बैलेंसेस की बात है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा। जैसे कि शुरू में देखा गया कि जो 2009 में इसका प्रपोजल आया था और ये उस समय 12,400 करोड़ रुपए का था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने फंडिंग नहीं किया। फाइनली 2018 में इसकी बात चली और उससे सस्ता ही हुआ, तो 9,023 करोड़ एज्यूम किया गया। फर्स्ट फ्लाइट जो होगी 2022 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना के आने की वजह से टाल दिया गया। और फाइनली अभी यहाँ पर डिसाइड किया गया कि 2025 तक हम जो फर्स्ट क्रू फ्लाइट को अंजाम दिया जाएगा। आगे देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है कि उन्होंने इसरो को एक हिंट दिया है। उन्होंने कहा कि इसरो जो है तैयारी करे कि 2040 में 2040 तक एक ह्यूमन टू मून, वो चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने। चंद्रयान 3 जो है प्रज्ञान रोवर को लेकर के गया है। अब वो चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर कि चंद्रमा पर 2040 तक भारतीय नागरिक भी जाएं। ऐसा इसरो को प्रयास करना चाहिए। और जैसा कि अमेरिका ने आर्टेमिस प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जो कि 2024 अगले साल ही भेजने की बात है, उसमें भी इंडिया एक पार्टनर है। यानी इंडिया के कोई इंडियन नेशनल या इंडियन सिटीजन तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके जो डाटा होंगे उसको शेयर किया जाएगा भारत के साथ एजुकेशन या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें भारत भी उसका एक पार्टनर है। अगर देखा जाए तो हमें जो है भारत सरकार ने एक डेडलाइन को मिस किया है, लेकिन हाँ, भले हम 2022 में इसको कंडक्ट नहीं कर सके, अब 2025 तक हमारा जो है मिशन है, लेकिन फिर भी हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो एक हमारी जो लोकल कैपेबिलिटी विकसित हो जाएगी और फिर हम एक सुपर पावर बनेंगे। जैसा कि एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन ने कहा कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया, जो नासा है, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, वो चाह रही है कि भारत उसको
पूरे जो है टेक्निकल चीज़ें हैं, पूरा सिस्टम है, उसकी पूरी जानकारी भारत बेचे, क्योंकि उनका सिस्टम काफ़ी महंगा है, भारत का सिस्टम काफ़ी सस्ता है। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत सरकार शेयर करें, इवन वो टेक्नोलॉजी चाहते हैं भारत बेचे और वो भी सस्ते में जा सके, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी महंगी है। तो ये इंडियन साइंटिस्टों की कैपेबिलिटी है कि कम से कम पैसे में वो भेज रहे हैं, जितना कि हॉलीवुड की मूवी नहीं बनती उससे भी, हॉलीवुड की मूवी बनती है उससे भी सस्ते में हमारा जो है मिशन लॉन्च हो रहा है। तो ये था आज का आर्टिकल। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम फिर एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है LGBTQ के मामले में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।